बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं चीन के हवाले से। गुज़श्ता अपने प्रोग्राम्स में हमने डिस्कशन की SCO इजलास के हवाले से। वहाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को जो प्रोटोकॉल दिया गया और जिस तरह से उन्होंने दबंग अंदाज में अपना स्टांस दुनिया के सामने रखा, यकीनन वो काबिल तारीफ़ भी है। आज की सूरत हाल अगर देखी जाए तो उसको भी मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं, फिर अपने मेहमानों की जानिब बढ़ेंगे। चीन ने जापान पर फतह की याद में तारीखी परेड का इनेकाद किया। इस मौके पर चीन ने जहां अपनी फ़ौजी सलाहियतों को दिखाया दुनिया के सामने, अपनी बहरी, बर्री और फ़िज़ाई अफवाज के जितने भी नौजवान थे उन्होंने भी तारीख़ी इस वक्त जो है वो मुज़ाहरा भी किया और अपनी सलाहियतों को भी दुनिया के सामने बावर कराया। जबकि चीनी सदर ने बड़ा अहम बयान दिया जिसको हम मेंशन करेंगे। उन्होंने कहा कि इंसानियत को आज जंग या अमन में से एक को चुनना है और साथ ही अपने रिवायती हरीफ अमेरिका को पैगाम दिया कि तारीख ने साबित किया है कि चीनी कौम कभी किसी धौंस जमाने वाले से मरऊब नहीं हुई है। इस मौके पर जो चीज़ें हाईलाइट करने वाली हैं वो ज़रा हम मेंशन करते चलें। चीन ने जंग अजीम 2 में फतह और जापान को घुटने टेकने पर मजबूर करने की 80वीं सालगिरह पर बीजिंग में अपनी भरपूर जहां ताकत का मुजाहरा किया, वहीं इसको मनाया भी है और इसमें अपने करीबी दोस्तों को भी इन्विटेशन दिया, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और रूसी सदर, ये दोनों जो थे वो सर फहरिस्त थे। इन दोनों ने उस सेरेमनी को अटेंड भी किया। भारत ने एक मरतबा फिर से सुबकी खाई कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इनवाइट नहीं किया गया। इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे कि ये भारत के लिए कितना बड़ा पैगाम है कि एक जाने भारत को इनवाइट नहीं किया जाता, जबकि अपने रिवायती दोस्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ना सिर्फ इनवाइट किया जाता है बल्कि उनको भरपूर मौका दिया जाता है कि वो इजहार ख्याल भी करें। जबकि आने वाले वक्त की बात करें तो शहबाज शरीफ चीन पाकिस्तान बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस में भी खिताब करेंगे। कहा यह जा रहा है कि उसका जो ओपनिंग खिताब है वो शहबाज शरीफ साहब करेंगे। कुछ शहबाज शरीफ साहब ने जो स्टेटमेंट्स दी हैं उनको भी हम मेंशन करेंगे। उन्होंने ना सिर्फ चीनी सदारत का शुक्रिया अदा किया, चीन की मेज़बानी का शुक्रिया अदा किया, बल्कि चीनी सदर से और रूसी सदर से अलग अलग सतह पर मुलाकातें भी की, जिसमें इक़्तिसादी, इलाकाई सूरत हाल, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हिकमत अमली और मरबूत पॉलिसीज़ अपनाने पर भी गौर किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोनों रहनुमाओं के साथ जो है वफूद की सतह पर मुलाकात की, जिसमें मुज़ाकरात को बेहतर बनाने के हवाले से बात हुई और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब भी इस मुलाकात में शरीक थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी शरीक थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और दीगर वज़रा भी इस मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर आज़म ने पुतिन के दौरे मॉस्को की दावत को भी कबूल कर लिया। यकीनन ये भी आने वाले वक्त में खुशाइंद है। जब हम पाक रूस ताल्लुकात की बात करते हैं, उनकी बेहतरी की बात करते हैं, ख़ित्ते में अमन की बात करते हैं, ख़ित्ते की डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हमारे मुख्तलिफ सतह के ताल्लुकात, मुख्तलिफ ममालिक के साथ ये ताल्लुकात मजबूत करने के लिए एक अहम कदम की जानिब ये इशारा है। तफसीलात ये भी कहती हैं कि चीनी सदर ने कहा कि उम्मीद है पाकिस्तान चीनी अमले, मंसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दामात करेगा। जबकि वज़ीर आज़म आलमी फ़ाशिज़्म के ख़िलाफ़ जंग की सालगिरह में जब शरीक हुए तो उन्होंने चीन का खुसूसी तौर पर शुक्रिया भी अदा किया। ज़रा मेहमानों का तारुफ कराते हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं कि दुनिया के लिए कितना बड़ा पैगाम है कि एक जानिब मोदी हुकूमत के मुंह पे तमाचा के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया गया, जबकि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और रूसी सदर को इस ख़ास तकरीब में इनविटेशन दिया गया। और ना सिर्फ इनविटेशन दिया गया बल्कि वफूद की सतह पर मुलाकातें भी हुई और प्रोटोकॉल भी दिया गया। हमारे साथ स्टूडियोज़ में सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सज्जाद तरीन साहब मौजूद हैं। सर खुशामदीद कहना चाहेंगे। दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब हमें ज्वाइन करें, सर आपको भी खुशामदीद कहेंगे। माहिर आलमी उमूर डॉक्टर सईद अहमद साहब भी हमें ज्वाइन करें। डॉक्टर साहब आपको भी खुशामदीद कहेंगे। ब्रिगेडियर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ सर मैं आपसे करना चाहूँगी। ओवरऑल कैसे देख रहे हैं, दुनिया के लिए कितना मौसर और मजबूत पैगाम है कि पाक चीन दोस्ती, जहां हम उसकी मजबूती की बात करते हैं, उसकी गहराई का एतराफ़ करते हैं, तो आने वाले वक्त में इस खित्ते के लिए एक अहम पैगाम, बिलखुसूस भारत के लिए कितना बड़ा पैगाम है? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो बात बड़ी वाज़ेह हो गई है कि चाइना जो है
वो एक नया जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको लीड कर रहा है। जाहिर बात है एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, मेरा ख्याल है ये वो प्लेटफॉर्म है, और इसी से हम देख रहे हैं कि रूस, पाकिस्तान, ईरान, चीन, आपने देखा नॉर्थ कोरिया, तो मतलब ये कि ये एशिया के जो बड़े ममालिक हैं, 4 तो न्यूक्लियर पावर्स हैं, ठीक है, इसमें इंडिया भी शामिल है, तो ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने जा रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक और मिलिट्री चैलेंज है जो कि अमेरिका को अभी दरपेश है। और मैं ये समझता हूँ कि आज की खासकर मैं परेड के हवाले से एक बात कहना चाहता हूँ कि जो चीन ने अपनी मिलिट्री माइट डिस्प्ले की है, देखें एक ही वक्त उन्होंने 5 स्टेल्थ जेट फाइटर एयरक्राफ्ट जो उन्होंने डेवलप किए हैं, 5 वो J-20, J-20S, J-20A, J-35, और फिर उसके बाद अपना नेवी की भी एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, तमाम JCD, वो तमाम उन्होंने डिस्प्ले किए हैं। तो मैं, और उसके अलावा नए किस्म के इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल उन्होंने डिस्प्ले किए। तो मुझे तो एक तरफ वो वॉशिंगटन में जो ट्रम्प की जो परेड थी जो हमने देखी थी आज से चंद महीने पहले, ये जुलाई के पहले हफ्ते में गालिबन, तो हम तो हैरान रह गए, परेशान हो गए कि ये अमेरिका की फौजियों की ये परेड, ये उनके ड्रिल का स्टैंडर्ड्स है। यानी कि ऐसे लग रहा था जिस वक्त के नए नए रिक्रूट नहीं होते हैं जो अभी ज्वाइन किए हैं जिन्होंने फौज, ये गालिबन उस किस्म की परेड थी। कहाँ वो परेड, कहाँ ये परेड, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी। तो मैं अब बहुत जबरदस्त मैसेज किया इंडियंस के लिए, बड़ी बदनामी है कि वैसे तो वो कितने सालों से अमेरिका के साथ मिलके जो है, मूडी साहब जो है वो चीन को कंटेन करने में यहाँ पे अमेरिका की फ्रंट लाइन स्टेट बने थे। जिस तरह एक वक्त में पाकिस्तान जो था वो अमेरिका का फ्रंट लाइन स्टेट था अपना ये यूएसएसआर कम्युनिज्म के खिलाफ। अब हम देख रहे हैं कि जनाब आज के हालात आप देखें कि वही प्राइम मिनिस्टर मोदी, जब उसको अमेरिका ने इतना बुरी तरह रिजेक्ट किया है, वो कैसे, हालांकि उनकी इतनी इंडिया की कितनी दुश्मनी है, कितनी जंगें उनकी हुई हैं पिछले 3-4 साल में चीन के साथ, वो खासकर उनके जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, बहुत सीवियर बड़ी लड़ाई हुई है। लेकिन कैसे आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ऐसे जाके उनकी गोदी में बैठने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये होता है कि आप अगर किसी के साथ बहुत ज्यादा डीप अलायंस करेंगे और उनके इंटरेस्ट को वॉच करेंगे अमेरिका को, तो फिर जब एक वक्त आएगा कि वो आपको जब स्नब करेंगे तो आप भागेंगे किधर, चीन के पास। और चीन ने भी आप देखें उनको एक किस्म का स्नब किया है। मतलब जो एससीओ का कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया था उसमें बड़ा क्लियरली बात की गई कि जनाब देखे ना इस लेवल पे कि जाफर एक्सप्रेस और खुदार में जो दहशतगर्दी के हमले हुए उनको तमाम ममालिक ने कंडेम किया, और फिर दहशतगर्दी के खिलाफ जो वहाँ पे इतने स्ट्रॉन्ग क्लॉजेस जो हैं वो पास किए गए तमाम ममालिक ने। और अभी अगले एससीओ जो है गालिबन नवंबर में, मेरा ख्याल है रूस में है, मॉस्को में, उनके लिए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को इनविटेशन आई है। सो ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक आइसोलेशन खत्म हो गई है, खासकर ये इंडिया के जंग के बाद एक नया सिनेरियो पैदा हुआ पाकिस्तान बिल्कुल, यकीनन ये पाकिस्तान और इस पूरे खित्ते के लिए खुशाइंदा, जैसे ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे हैं। सजाद तरीन साहब इसी को आगे कंटिन्यू कीजिएगा। और बड़ी अच्छी बात ब्रिगेडियर साहब ने की कि जिस तरह से चाइना ने मिलिट्री माइट को डिस्प्ले किया, अपने वॉर इक्विपमेंट को डिस्प्ले किया, यकीनन ये चाइना के हरीफों के लिए भी एक वाज़े पैगाम है। देखिए ये जो कुछ उस तकरीब में हुआ ये तो यकीनन अमेरिका के लिए है, वो अमेरिका को सब कुछ दिखाया जा रहा था। मैं समझता हूँ ये जो तकरीब हुई और ये जो शंघाई ताउन तंजीम के जो मीटिंग्स हुई, इसमें जो उन्होंने बड़े लोग जमा किए उसमें शुमाली कोरिया वाले भी थे, शुमाली कोरिया की लीडरशिप मौजूद थी, रूस की लीडरशिप मौजूद थी और पाकिस्तान की लीडरशिप मौजूद थी और चाइना की लीडरशिप मौजूद थी। और जब वो तकरीब में आ रहे थे ये हमारे प्राइम मिनिस्टर उनके साथ, तो ऐसे लग रहा था कि दुनिया के टॉप लीडर जो हैं वो यही हैं और दुनिया को चलाने वाले लीडर यही हैं। देखें बात यह है कि मैं समझता हूँ कि ये जो जंग हुई है हमारी इंडिया के साथ, इस जंग के बाद प्राइम मिनिस्टर का जिस तरह चाइना में इस्तकबाल हुआ, एक फातिहाना अंदाज में वो गए हैं कि हमने जैसे एक फातिहाना अंदाज में एक फ़तह वाला आदमी जो है, जो एक कामयाब आदमी है जिसने जंग में फ़तह हासिल की है, वो फातिहाना अंदाज में हर जगह आपको नज़र आ रहे थे। और मोदी आप देख लें किस तरह हुआ,
मैं समझता हूँ कि मोदी का इस्तकबाल भी बहुत फीका हुआ है। इस पर बहुत बात हो रही है, सोशल मीडिया पे भी बात हो रही है, इंडिया में भी बात हो रही है। तो ये जो पूरी सूरत हाल हुई है इस सिनेरियो में, इस तकरीब में, मैं समझता हूँ मोदी का उसी तरह ही मतलब उसको शिकस्त हुई है जैसे जंग में शिकस्त हुई है, हमारे हाथों उनको शिकस्त हुई है। उस तकरीब में वो चले तो गए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ जो कुछ हुआ और दुनिया ने जिस तरह सबक मिलेगा दुनिया ने, मैं समझता हूँ दुनिया ने जिस तरह उनको नज़रअंदाज कर दिया, इससे उनको सोचना चाहिए कि वो एक तन्हाई का शिकार होते जा रहे हैं। देखें ये एक बहुत बड़ी तकरीब थी और एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ ये जो लीडरशिप है वहाँ जमा हुई है, दुनिया के बड़े लीडर जमा हुए हैं। रूस का लीडर दुनिया में बड़े लीडरों में शामिल है, चाइनीज़ जो हैं दुनिया में बड़े लीडर्स हैं, शुमाली कोरिया, अब शुमाली कोरिया के लीडर से बहुत इख्तलाफ कर सकते हैं, बहुत उनकी पॉलिसियों पर बात कर सकते हैं, लेकिन वो इसमें कोई शक नहीं कि एक बड़ा लीडर के तौर पर वो सामने आया दुनिया में। और वो इस वक्त मतलब जब वो चाइना में आया तो उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ वो थे। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए दुनिया में एक रास्ते खुल गए हैं उस जंग के बाद, और दुनिया ने पाकिस्तान को तस्लीम कर लिया है। पहले हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम किया और अब हमारी ताकत को हमारी और यहाँ हमारी न सिर्फ ताकत को तस्लीम किया, दूसरे लोगों को ये पता चल गया है कि पाकिस्तान कोई ऐसा लड्डू नहीं है जिसको उठा के कोई इंडिया मुंह में डाल लेगा, कोई और डाल लेगा। अगर पाकिस्तान पे कोई हाथ उठाएगा तो ये मुंह तोड़ देंगे। दुनिया को पता लग गया। और उम्मा दुनिया में इज्जत उन्हीं लोगों की होती है जो मज़ाहमत करते हैं, जो कौमें मज़ाहमत नहीं करती उनकी दुनिया में कोई इज्जत नहीं होती। सर ये बड़ी प्यारी आपने बात की है। डॉक्टर साहब इसी को कंटिन्यू कीजिएगा। सर आप किस तरह से देखते हैं इस तकरीब और ओवरऑल सिनेरियो को, खित्ते पे इसके क्या असरात मुरतब होंगे और अमेरिका के लिए कितना बड़ा पैगाम है? जी ये बिल्कुल आप सही सवाल है। अमेरिका के लिए मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा एक इसमें आप ने जो बात की थी स्टेटमेंट में, आपने बताया कि जो है वो प्रेसिडेंट, चाइनीज जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि ये जो है वो जंग और अमन के दरमियान जो चॉइस थी, यानी वर्ल्ड वार 2 के एंड पर, अभी तक वो दुनिया को उस पर फैसले करने की ज़रूरत है कि उनको जंग चाहिए या अमन चाहिए। लेकिन उसमें एक और भी उनका हिस्सा था, और वो ये था कि जो ये भी पैगाम है कि चाइना अनस्टॉपेबल है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में इसको अगर कनेक्ट करें तो ये बहुत ही एक बात बनती है कि, और जिस तरह से ये वीक लॉन्ग पूरा एक्टिविटी हुई है जिसमें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सेशन भी हुआ है, उसमें एक जो मीटिंग है वो भी है, उसके साथ साथ ये तकरीब भी है। इसको अगर मिला के देखें तो ये अमेरिका को पैगाम, बड़ा क्लियर पैगाम दिया गया है। ठीक है डॉक्टर साहब, हमें एक ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको भरपूर मौका देंगे कि आप अपनी बात मुकम्मल करें। नाज़रीन ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। डॉक्टर साहब से ही हमने वादा किया था कि वापस आएंगे तो आपको मौका देंगे कि आप अपनी बात मुकम्मल करें। डॉक्टर सईद अहमद साहब, सर एक चीज़ मैं और शामिल करना चाहूँगी, चीनी सदर का ये पैगाम कि ऐसा आलमी निज़ाम चाहते हैं जो इंसाफ और मसावात पर मबनी हो। ये स्टेटमेंट पास कर देना तो बहुत आसान है, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कितनी मुश्किल है, बिलखुसूस इस खित्ते की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए, ज़रूर फरमाइएगा। जी शुक्रिया ये ऐड करने के लिए। अच्छा, मैं जो बात कर रहा था वो ये था कि बेसिकली जिस तरह से चाइनीज प्रेसिडेंट ने कहा कि बेसिकली ये पूरा शो करके उन्होंने ये दिखाया कि देखें रियलिस्ट टर्म में अगर देखें तो जो चाइना है उसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी है, और उसने रिसेंट जो इंडिया पाकिस्तान वार हुई है उसमें भी ये एक मैसेजिंग बड़ी क्लियर है कि अब इंडिया जो है वो चाइना को रोक नहीं सकता, यानी जो तैयारी हो रही थी सारी कि इंडिया चाइना को रोकेगा वो कोई नहीं होने वाली। तो ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है, और उसको जो उन्होंने ऐड किया है अनस्टॉपेबल है। तो ये यानी एक तरह से मैसेजिंग बड़ी क्लियर अमेरिका को की गई है कि, और सारे लीडरशिप भी मिला के, कि देखें हम और हमारे अलाइज मजबूत हैं और चाइना को का रास्ता अब रोकना आप रोक सकते नहीं हैं। इस वजह से जो बेस्ट ऑप्शन है वो यही है कि हम साथ मिलके चलें और दुनिया में अमन और शांति से चलें, और अमन का रास्ता चुनें, जंग का रास्ता ना चुनें। और मेरे ख्याल में ये मैसेजिंग है, और जिसको मैं ऐड करूंगा, आपने जिस तरह से बात की कि ये किस तरह से पॉसिबल है, तो उसमें चाइना की पॉलिसी बड़ी सिंपल है। चाइना जो है वो पूरे नेबरहुड में पीस चाहता है, चाइना किसी के साथ जंग नहीं चाहता, चाइना ना इंडिया के साथ जंग चाहता है ना अमेरिका के साथ जंग चाहता है। चाइना की पॉलिसी आप देखें तो वो ट्रेड और ये इस तरह की उसकी पॉलिसी है कि सबके साथ वो ट्रेड करता है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो इंडिया हो, वो उनको अपना कंपटीटर समझते हैं। तो ये उनकी तरफ से है, लेकिन चाइना की तरफ से बड़ी सिंपल है कि अगर आप हमारे साथ पीस पे चलेंगे तो पीस पे आप जितना आगे जाएंगे हम आपके साथ हैं, लेकिन अगर आप जंग चाहते हैं और आप समझते हैं कि हम चाइना को रोक सकते हैं,
तो फिर उसका जवाब यह है कि आप चाइना को नहीं रोक सकते, धौंस के और जरिए चाइना नहीं रोका के जा सकता, जो यकीनन allies ऐसे हैं, ही। बिल्कुल, तो उसमें बड़ा उन्होंने क्लियर मैसेजिंग किया, उसमें पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा है, तो ये मैसेजिंग उन्होंने बड़ी क्लियर की। और आपने इसमें भी देखा कि जो जो इनविटेशन गई उसमें इंडिया का को भी नहीं गई, और साथ में यूरोपियन कंट्रीज में से भी कोई भी नहीं था। तो वो यानी एक तरह से बिल्कुल, एक तरह से अगर ब्लॉक सिस्टम होगा तो उसमें भी उन्होंने एक फ्यूचर का वो सिनेरियो दिखा दिया है कि चाइना के जो एलाइज हैं वो ये हैं, बिल्कुल एक इंडिकेशन दे दिया गया है पूरी दुनिया को, यकीनन। ये बड़ी क्लियर मैसेज। ठीक डॉक्टर साहब, आपकी बात को आगे लेकर चलते हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये जिस तरह से अभी मैंने स्टेटमेंट कोट की चाइनीज सदर की, कि वो ये बात कर रहे हैं कि ऐसा आलमी निज़ाम चाहते हैं जो इंसाफ और मसावात पर मबनी हो, अमेरिका की पॉलिसीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, इसराइल की मौजूदगी, गज़ा और इसराइल का जो कशीदगी है उसको सामने रखते हुए, मसला कश्मीर को सामने रखते हुए, क्या ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं? देखिए, बिल्कुल पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि एससीओ का जो एलामिया उसमें भी उन्होंने गजा के जो जेनोसाइड है और अपना इसराइल के जो हमले हैं, जाहिर बात है बैक्ड बाय द अमेरिकन, और अभी तक वो 2 साल से मामला चल रहा है। हर रोज दर्जनों फलस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है। गजा को ऑक्यूपेशन की इसराइली आर्मी जो है वो मूविंग कर गई है, तो बिल्कुल, और फिर ग्रेटर इसराइल की बात हो रही है, अपने इन्फ्लुएंस इसराइल फैला रहा है, तो बिल्कुल एक वाज़ेह पैगाम है कि जनाब ये दिस इज नॉट गोइंग टू बी टॉलरेटेड, क्योंकि ये एक अलायंस है जो कि बिल्कुल मैं समझता हूँ एंटी अमेरिकन अलायंस है, नंबर 1। दूसरा, वो मैसेज दे रहे हैं ट्रंप को कि जनाब ये आपकी जो टेरिफ की जो आपने जंग छेड़ी है, जो आपने फितना क्रिएट किया है, जाहिर बात है चाइनीज जो है उनका एक अपना स्टाइल होता है, उनका एक अपना तरीका होता है रिस्पॉन्ड करने का, वो बड़े ग्रेस के साथ, बड़े तहम्मुल मिजाजी के साथ और बहुत ही पेशेंस के साथ जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं, और आप देखें कि वो कर रहे हैं अमेरिका को रिस्पॉन्ड। और दूसरी बात यह है कि चाइनीज ने ईरान के पे जो हमला हुआ इसराइल का, उसको बैक बाय द अमेरिकन ब्रिगेड, बल्कि अमेरिका ने भी कुछ स्ट्राइक्स की, और खासकर न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट करना, कोई सोच ही नहीं सकता था कि कभी ऐसी चीज हम अपनी जिंदगी में देखेंगे, बट ज्वाइंट अमेरिका इसराइल नेक्सस ने ये करके दिखाया, इसको भी बड़ा स्ट्रांगली कंडेम किया गया। तो मेरा ख्याल है कि ये अगले वर्ल्ड ऑर्डर के लिए रूल ऑफ अपना ओवरऑल यूनाइटेड नेशन को वो कह रहे हैं शुड बी अ पोटेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो चीन जो है वो माइट इज राइट वाली बात जो है, मेरा ख्याल है उसको बिल्कुल वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो कहते हैं इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक और जो इंटरनेशनल इदारे हैं वो उनको जो है अपना मुस्तहकम होना चाहिए, वो अदारे जो है वो अपने आप को असर्ट करें। तो ये एक इम्पोर्टेंट जो है मैं और ब्रिगेडियर साहब, इसमें मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी कि जहां अमेरिका और इजराइल की हम बात करें तो भारत का जारहाना अंदाज भी इसी खित्ते का हिस्सा है। जी बिल्कुल, वो देखें ना, चाइनीज को सारा पता है, ये बहुत डीप सोचने वाले लोग हैं। ये आपने नोट किया है कि ये अपने इनके चेहरों पे इनके लीडर्स का स्माइल भी अगर आए तो वो बड़ा मीनिंगफुल स्माइल होता है। चाइनीज का एक लीडर स्माइल कर जाए तो उसमें बड़ी डेप्थ होती है। वो ज्यादा, जिसको कहते हैं ना, बहुत खुल के बोंगे नहीं मारते हैं, वो कि ज्यादा रैश गुफ्तगू नहीं करते हैं, बड़ी नपी तुली, बड़ी उस किस्म की गुफ्तगू है। देखिए, पाकिस्तान के हवाले से उनको अभी बिल्कुल 2-3 कंसर्न्स हैं, और वो पीछे मेरे ख्याल ये जो मुलाकातें हुई हैं आमने सामने चाइनीज और पाकिस्तानी लीडरशिप की, उसमें ये बात दोबारा मैं पढ़ रहा था कि वो दे आर कंसर्न कि पाकिस्तान में चाइनीज जो वर्कर्स हैं, चाइनीज पर्सन जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी है, वो उस पर तशवीश है। जाहिर बात उस पे पाकिस्तान ने बड़ी प्रोग्रेस की और बड़ी उनको अश्योर किया कि हम बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ उनको प्रोटेक्ट करेंगे। और दूसरा ये सीपैक, वो चाहते हैं कि सीपैक जल्द से जल्द जो है वो ऑपरेशनल हो, ताकि गवादर से वो जो ट्रेड कनेक्टिविटी है, वो जो ट्रेड लिंक्स हैं टू चाइना, जिस मकसद के लिए ये बनाया गया था, वो अब ऑपरेशन हो जाती है। 10 साल से जो है वो गवादर उस हवाले से टेक ऑफ नहीं कर सका है जिस तरह एनविजन किया गया था। इसी तरह सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ अब ठीक है, वो अफगानिस्तान को भी वो सीपैक में शामिल कर रहे हैं, ईरान भी कल को शामिल हो जाएगा। हाँ, इधर इम्पोर्टेंट बात ये है, देखें ना वो कैसे उन्होंने जबरदस्त बात की चाइनीज लीडरशिप ने, और ये लामिया में आया था कि जनाब अफगानिस्तान में अगर आप अमन और स्टेबिलिटी चाहते हैं तो एक ही बात से हो सकती है कि अफगानिस्तान के अंदर जितने मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स हैं, जितने मुख्तलिफ ये लोग हैं,
वो मिलके जो है वो वहां पे गवर्नमेंट जो है वो बननी चाहिए, बिल्कुल। एक नेशनल गवर्नमेंट आपके जो भी उसको कहें। तो क्या और ब्रिगेडियर वो साहब आप गवर्नमेंट ये होगी। उम्मीद रखते हैं कि आने वाले वक्त में अफगान हुकूमत इन तमाम तर चीज़ों को सीरियसली लेगी अगर वो सी पैक का बाकायदा हिस्सा बनना चाहते हैं तो? देखें जी, 3 मरतबा ये भी हमने भी बड़ा आप ही के चैनल पे हम बार बार कहते थे पिछले 2 साल में कि ये जितने यहाँ पे चाइनीज वर्कर्स मारे जा रहे हैं, वो जाहिर बात है अफगानिस्तान से आए हुए ये दहशतगर्द है, वो ये काम कर रहे हैं, और यकीनन साथ ऐसा ही है। चाइनीज वहां पे अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट भी करने जा रहे हैं अफगानिस्तान में, मिनरल वेल्थ में, ऑयल गैस एक्सेट्रा। तो कैसे हो सकता है कि चाइनीज जो है इस पे चुप रहे? उन्होंने अपने बीजिंग के अंदर चाइनीज टॉप लीडरशिप ने अफगान लीडरशिप को बुला के, और हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वहां पे गए और वहां पे वो मुफाहमत कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो मसालती का मीडिएशन का रोल जो है वो कर रहे हैं, और बावर कराने अफगान तालिबान गवर्नमेंट को कि आप बाद आ जाए, आप इनको कंट्रोल करें, ये जो दहशतगर्द आपकी सरजमीन पे हैं। मैं समझता हूँ बड़ा पॉजिटिव रोल है जो चाइना इसमें भी कर रहा है, और यकीनन इसको आप देखेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट हैज नो चॉइस बट टू डिलीवर जिस तरह चाइनीज चाहते हैं, बिकॉज बिल्कुल चीन हो गया, रूस हो गया, उनका पूरा एक असर सूख है। आप कोई माने या ना माने, एशिया के रीजनल से यहाँ पे इस मामलात में, रीजनल सिक्योरिटी के मामलात में, स्टेबिलिटी के मामलात में, और खासकर जब उनका चाइना का खुद एक मामला एक स्टेट पे है सीपैक का, अब सीपैक 2 भी लॉन्च हो रहा है, ये हो गया है। बिल्कुल, तो हम दाखिल हो लिहाजा ये गए। आप बुझें कि अफगान तालिबान गवर्नमेंट चाइनीज डिजायर्स के अगेंस्ट, ये जो चाइनीज चाहते हैं उसके खिलाफ वो काम करेंगे। तो यानी कि हम Chinese will आने never वाले allow that. वक्त में ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ब्रिगेडियर साहब आपकी बात को ही आगे लेके चलेंगे सजाद तरीन साहब, के आने वाले वक्त में पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा भी मुमकिन हो सकेगा, बॉर्डर मैनेजमेंट इश्यूज भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे, और पाकिस्तानी मईशत को जो दरपेश मसाइल और बहरानात हैं ये भी ख़त्म होंगे? देखिए, मैं इस पर बात करता हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ इस प्रोग्राम में बात हुई है, ये कोई एंटी अमेरिका अलायंस नहीं है। ये जो मुल्क इकट्ठे हो रहे हैं ये एंटी अमेरिका अलायंस नहीं है, ये मफादात का आपस में टकराव है, ठीक है ना। और कोई दुनिया में कोई ऐसा नहीं होता कि सारे मुल्कों के ताल्लुकात हमेशा दोस्तियों में रहते हैं, ये हमेशा दुश्मनियों में रहते हैं। अब ताल्लुकात दुश्मनियों में भी बदलते रहते हैं, मुल्कों की मुखालफत भी होती रहती है और मुल्कों की दोस्तियाँ भी होती रहती हैं आपस में। चाइना एक ऐसा मुल्क है, मतलब मैं समझता हूँ कि वो एंटी अमेरिका को अलायंस नहीं बनाने जा रहा, वो तो अमेरिका से तिजारत करते हैं और दुनिया से तिजारत करते हैं, लेकिन वो एक बैलेंस ऑफ पावर की तरफ जा रहे हैं कि भाई अगर आप बात करोगे तो आपको जवाब देने वाला भी है। पहले आपको याद होगा सोवियत यूनियन थी, सोवियत यूनियन के लिए हमने जहाद किया और उसकी वो सोवियत यूनियन तो बिखर गया, अमेरिका चला गया और उसकी तबाहकुन जो है तबाही आज तक हम भुगत रहे हैं, आज तक हम उसकी तबाही भुगत रहे हैं। और जो हमारे हुक्मरान थे जो जब यहाँ जहाद करने वाले थे, और वो पता नहीं अब दुनिया में अल्लाह मियाँ के पास चले गए हैं और उनकी औलादें यहाँ ऐश कर रही हैं। एक तो ये बात। दूसरी जो आपने दहशतगर्दी की बात की, मैं नहीं समझता कि अभी कोई फौरी तौर पर ये मामला तेज़ी से ख़त्म हो जाएगा, इसके लिए टाइम चाहिए। जिस तरह कोशिश की जा रही है, चाइना जो है वो ईरान में भी सरमायाकारी कर रहा है, पाकिस्तान में भी कर रहा है, अफ़गानिस्तान में भी सरमायाकारी करने जा रहा है, तो जब ये इस तरफ बढ़ेंगे आगे तो यकीनन जब ये जो अफ़गान हैं जिनके पास अभी कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि वो बंदूक उठाएं और लड़ाइयाँ करें, आपस में लड़ें, पहले अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ते रहे, पहले रूस के ख़िलाफ़ लड़ते रहे, फिर अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ते रहे, अब हमारे ख़िलाफ़ वो लड़ना शुरू हो जाते हैं, फिर आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं जब उनको कोई नहीं मिलता, तो उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ जब चाइनीज़ वहाँ जाएंगे और वहाँ सरमायाकारी शुरू होगी, माहौल बनेगा, वहाँ इंडस्ट्री लगेगी, तो इनको कोई काम मिलेगा। इनको ये पता होगा कि यार ये जहाद के अलावा भी कोई इंडस्ट्री मौजूद है, कोई काम करना है हमने, ये गोलियाँ चलाने के अलावा अपने बच्चों को पढ़ाना भी है, अपने बच्चों को आगे भी लेके जाना है। तो ये, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये मैं कहूँगा कि अगले 6 महीने में हो जाएगा, ये साल में हो जाएगा, इसके लिए एक टाइम चाहिए। लेकिन उम्मीद रखी जा सकती है कि मामला बेहतर जाएंगे। देखें, मुज़ाकरात पहले भी हम करते रहे हैं, आज भी मतलब उनके ये चीज़ हम बार-बार मेंशन कर रहे हैं कि चाइना अफगान तालिबान के जो डिफेंस मिनिस्टर है उसका आज भी बयान छपा हुआ है, उसने हमारे पे बहुत तनकीद की हुई है कि जी हम ये करें और हम वो करें। बात ये है कि ये जो जितने अफ़गानिस्तान में जो कुछ लोग वहाँ तैयार होकर आपस में लड़ते रहे, एक ज़माना था यहाँ पाकिस्तान से ही लोग तैयार होकर जाते थे
और मैंने आपको एक दफ़ा प्रोग्राम में भी बताया था कि 1982 में लाहौर प्रेस क्लब में मीर गौस बख्श बजिंजो साहब ने ये कहा था कि जो अफगानिस्तान में बंदूकें तैयार होकर जा रही हैं, जब ये पाकिस्तान वापस आएंगे तो गली मोहल्ले में ये सब कुछ होगा। बजिंजो साहब एक विजनरी लीडर थे, लेकिन उस वक्त जिनके हाथ में रियासत के अख्तियारात थे, उन्होंने अपने मफादात वो समझे और मुल्क को झोंक दिया, जिसकी सज़ा हम आज तक भुगत रहे हैं। आज ये कहना कि जी अगले 2 हफ्तों में, 6 हफ्तों में, साल 6 महीने में कोई दहशतगर्दी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा। लेकिन मामलात इस तरफ चलेंगे और बहुत उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले सालों में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं वो कम होंगे, दहशतगर्दी कंट्रोल होगी और अफ़गान लोग जो हैं वो बजाय लड़ने झगड़ने के कोई इंडस्ट्री वहाँ लगेगी, कोई कारोबार लगेगा, तो वो अफगानिस्तान तरक्की करेगा, तो मामलात आगे की तरफ जाएंगे और यकीनन बेहतरी की जाने भी जाएंगे। डॉक्टर सईद अहमद साहब, मेरा सवाल बड़ा मुख्तसर है गज़ा की सूरत हाल पे। सर, ताकत का इतना हमने देखा कि अमली मुजाहिरा भी किया गया, दुनिया को भी बावर कराया गया कि धौंस के ज़रिए हम पर कोई बात मुसल्लत नहीं की जा सकती। क्या ये तमाम ताकतवर ममालिक मिलकर गज़ा में जंग बंदी को यकीनी नहीं बना सकते? जी, ये बहुत बड़ा एक अलमिया है और आपने जो बात की है उसमें ये हमें पता चला है, अभी जो रिसेंट हिस्ट्री है उसमें ये नज़र आया है कि जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात हैं उसमें एक बड़ी तब्दीली जो माइट इज़ राइट की है वो बिल्कुल जो है वो एक तरह से इस्टेब्लिश की है इसराइल ने, और जिस तरह से उन्होंने मज़ालिम ढाए हैं गज़ा में और उसका और ईरान में के साथ जो कुछ उन्होंने किया है उसका इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कोई जवाब नहीं दिया और इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ा दी हैं। तो उसमें बिल्कुल ये बात समझ में आ रही है कि इंटरनेशनल लॉ, इसमें मेरे ख्याल में अमेरिका की जो एक तरह से पॉलिसी जो पीछे रही है, तो इंटरनेशनल लॉ को वो काफ़ी आगे करते रहे, लेकिन ट्रंप गवर्नमेंट और उससे पहले भी अमेरिका जो है वो अब इंटरनेशनल लॉ पे उस तरह से नहीं खड़ा होता उसके पीछे, बल्कि वो इंटरनेशनल लॉ को वायलेटर्स के साथ एक तरह से नजर में आता है। तो इस वजह से ये ओवरऑल हमने देखा कि हर कोई अपने हिसाब से उसकी डेफिनेशन करता है और उसमें ये जो है वो इंटरनेशनल लॉ उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होता। और मेरे ख्याल में ये जो एक तरह से मैसेजिंग है जी, वजह फरमा रहे हैं आप। अच्छा, ये जिस तरह से हम बात कर रहे हैं इसको ही नाज़रीन कंटिन्यू करेंगे। बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती के जितने भी बातें और दावे की जा रही हैं इसके हमें मस्बत असरात प्रैक्टिकली भी नज़र आएंगे। वो क्या हो सकते हैं उस पर मबनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक की जानिब बढ़ें। स्टे वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सजाद तरीन साहब, हम जो ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे खित्ते की सूरत हाल, इस खित्ते की डेवलपमेंट और इस खित्ते को दरपेश चैलेंजेस, जब तक इस खित्ते के तमाम अहम ममालिक मिलकर किरदार अदा नहीं करेंगे तब तक ये मसाइल हल नहीं हो सकते और फिर CPAC की कामयाबी भी मुमकिन नहीं हो सकती। अफगानिस्तान के हवाले से हमने बात की। भारत का जो जारहाना रवैया है, चाहे वो मौसमियाती तब्दीली के असरात के हवाले से हम बात करें, आबी जाहिरियत की बात करें, वैसे ही ताकत का मुजाहरा करने के लिए, एंटी पाकिस्तान नैरेटिव बेचने के लिए जो वो जारहाना अंदाज अपनाता है उसकी बात करें, या दुनिया के साथ जो उसका एक रवैया है जिसमें हमें आइसोलेशन की एक झलक नज़र आती है, सर ये जब तक चेंज नहीं होगा आपको लगता है कि CPAC की कामयाबी हो, बॉर्डर मैनेजमेंट इश्यूज़ का हल हो या फिर दहशतगर्दी का खात्मा हो, ये तमाम तर चीज़ें, तमाम तर चैलेंजेस हल हो सकेंगे? अच्छा, पहले तो हुमा आपने कल भी ये बात कही और आज भी ये बात अभी आपने कही आबी जाहिरियत वाली। आप ये तो ज़रा देखें कि उस जो उन्होंने आबी जाहिरियत हमारे साथ की है उनके साथ खुद क्या हुआ है। उनकी बर्बादी बहुत ज़्यादा हो गई है। वहाँ पानी ने इतनी बर्बादी की है, इतनी बर्बादी की है कि उनकी हालत आप देखें ख़राब हो गई। इंटरनेशनल मीडिया देखें, उनको अपना मीडिया देखें। तो ये बात कि उन्होंने कोई आबी जाहिरियत हमारे पे कर दी है, वो तो खुद जो है उनका अशर नशर हो गया है और वो कई मेरे ख्याल में बहुत साल पीछे चले गए हैं। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि ये जो मैं समझता हूँ खित्ते के जो बड़े लीडर थे वो एक जगह जमा हुए, वो चाय पीने के लिए जमा तो नहीं हुए ना, खाना खाने के लिए जमा तो नहीं हुए, ऐसा ही है। वो फ्यूचर की बातचीत के लिए जमा हुए हैं कि खित्ते में क्या क्या तब्दीलियाँ करनी है, खित्ते को किस तरह लेके आगे चलना है। और मैं ये समझता हूँ कि अब सिर्फ एक मुल्क नहीं तरक्की करेगा, पूरा खित्ता तरक्की करेगा। और खित्ते के वो ममालिक जो बड़े ममालिक हैं जो मैटर करते हैं खित्ते में, वो वहाँ मौजूद थे। देखें, रूस की लीडरशिप मौजूद थी, चाइना की ऑलरेडी चाइना में हो रहा था, चाइनीज लीडरशिप मौजूद थी, पाकिस्तान की लीडरशिप थी, इंडिया के भी वहाँ मतलब प्राइम मिनिस्टर थे, वहाँ उनसे भी बातचीत की गई होगी, बाकी भी खित्ते के लोगों से बातचीत की गई होगी। और अब चाइना जब लेके आगे चल रहा है पूरे खित्ते को, तो मैं समझता हूँ
जब सरमायाकारी होगी, जब कहीं इंडस्ट्री लगेगी तो लोग उधर मसरूफ़ होंगे, लोगों को कोई काम मिलेगा। जब लोगों को काम नहीं मिलता तो फिर ये गने उठा के फिर रहे होते हैं, फिर वो वहाँ गन उठाने के भी पैसे मिलते हैं, आपको पता है। मतलब सर आपकी बात से फिर मेरे जहन में एक और बात आ रही है कि इस वक्त अगर सूरत हाल इस तरह से हम देखें तो सबसे ज़्यादा कशीदा भारत की है। वहाँ गुर्बत को देख लें, बेरोज़गारी को देख लें, इतनी बुरी हालत है कि शायद मेरा नहीं ख्याल कि उसको हम किसी तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। तो भारत अपने मुल्क के अंदर बेहतरी लाने का क्यों नहीं सोचता? वो अपनी जमा पूंजी क्यों दूसरे ममालिक पे जारहाना अंदाज अपनाने में लगा देता है? देखिए, बात ये है कि ये जो पॉलिसी है ना उसकी मोदी की, ये मोदी की पॉलिसी के ही नतीजा है कि आज दुनिया भर में जो इंडिया है वो अकेला हो गया। कोई उसके साथ नहीं, कोई उसके मौक़िफ़ की बात नहीं, की हमायत नहीं करता, कोई उसका मौक़िफ़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये जो मोदी की पॉलिसी है ना, कि अब मोदी हो गया, अमित शाह हो गया, और अपना क्या नाम है उनके जो एक दो और बाकी लोग हैं, अजीत डोवल वगैरह, वो उन्होंने एक नई पॉलिसी बनाई है कि दहशतगर्दी को उन्होंने फ़रोग़ दी है। वो दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में करा रहे हैं, और पाकिस्तान ने कई दफ़ा उनके जनाब जो सबूत भी पेश किए हैं, दुनिया में भी पेश किए हैं। और ये आज की बात नहीं है, आपको पता होगा कई साल से हम पेश कर रहे हैं। वो रहमान मलिक साहब होते थे मरहूम, वो कहते थे कि जी हमने डोजियर दे दिया, अक़वाम मुत्तहिदा में डोजियर दे दिया। आप सुनती होंगी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें। तो इंडिया जो है, ये जो इंडिया ने जब से ये प्लान शुरू किया ना कि भाई दहशतगर्दी आगे बढ़ाई जाए और मुल्कों में दहशतगर्दी की जाए, पाकिस्तान में वो कर रहे थे, कनाडा में आपको पता है उन्होंने खालिस्तान की लीडरशिप को मारा, और कई जगह पे मारा। पाकिस्तान में कई लोग ऐसे मारे गए जिनके बारे में वो कहते हैं कि जी हमने मारा है। तो ये पॉलिसी जो है, ये देखें बात, ये दुनिया ने कोई आंखें नहीं बंद की हुई होती। आप एक आप एक मोहल्ले में रहती है ना, तो एक मोहल्ले में आपके घर में जो सरगर्मियां हो रही होती हैं, भले मोहल्ले वाले कुछ ना कहें, लेकिन वो देख तो रहे होते हैं ना। तो दुनिया देख रही है, दुनिया देख रही है कि इंडिया क्या कर रहा है। वो इंडियन लीडरशिप की जो पॉलिसियाँ थी, आज उस पॉलिसियों की तबाहकुन नताइज ये हुए कि इंडिया पूरी दुनिया से कट के तनहा हो गया। बिल्कुल ऐसे ही वो इंडिया के जो उनके बहुत बड़े इत्तेहादी थे, जो उनके बहुत मतलब जिनके लिए वो सब कुछ कर रहे थे, ट्रंप को आप देख लें, ट्रंप ने इंडिया को कहाँ फेंक दिया। तो ये अब जो सूरत हाल है, मैं समझता हूँ इस सूरत हाल में इंडिया की लीडरशिप के लिए एक सबक है कि अगर वो ये दहशतगर्दी, एक जुमला से कहूँगा कि वो दहशतगर्दी वाला काम छोड़ें और अपने मुल्क और अवाम के लिए बेहतरी की तरफ जाएं। क्योंकि अब दुनिया जो है अवाम पर, दुनिया के मुल्क जो हैं वो उस लीडरशिप को अहमियत दे रहे हैं जो अपने अवाम की गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई और उनके मसाइल को कंसीडर करते हैं। बजा फरमा रहे हैं आप ब्रिगेडियर साहब, दुनिया जो है वो अब जंग या फिर अमन एक को चुने, ये चीन का भी पैगाम है, पाकिस्तान भी इस मौक़िफ़ की तायद करता है, रशिया की जानिब से भी यही पैगाम आ रहा है। तो क्या इंडिया, अमेरिका, इजराइल जैसे ममालिक ये सुनने और सोचने पर मजबूर होंगे कि हमें अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करना है? जी ब्रिगेडियर साहब। हाँ देखिए, मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं, जो मैंने कहा था ना कि ये चाइना लेड जिसमें रूस भी शामिल है, अब नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान भी है, और बड़े ममालिक हैं एशिया के जो एससीओ के प्लेटफॉर्म से जो और मुस्तहकम हो रहे हैं। तो ये एंटी, जो मैंने कहा था कि एंटी यूएस अलायंस है, तो इसका ये मतलब नहीं था कि ये जंग करने दौड़ेंगे अमेरिका के साथ। ये वो अलायंस है जो कि अमेरिका को मैसेज दे रहा है कि आप ये ना समझें कि माइट इज राइट हर जगह चलेगा, जिस तरह आपने गजा में किया, जिस तरह आपने ईरान में किया, या जिस तरह आपने अब यमन के साथ कर रहे हैं। ये जहां जहां आप इस किस्म का यूज ऑफ फोर्स करेंगे, इलीगल यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट द वर्ल्ड ऑर्डर, तो हम उसकी मुजाहमत करेंगे। मुजाहमत इन द सेंस नॉट कि ये भी अपनी फौजें वहां दौड़ा देंगे, बट ये उनको मैसेज दे रहे हैं कि जिधर आपकी पॉलिसी गलत होंगी एट द ग्लोबल लेवल, वो हम we will oppose them। तो मेरा ख्याल है कि वो ट्रेड और ये तमाम चीजें जारी रहेंगी। और दूसरी बात ये है कि इंडिया के हवाले से आप देखिए उनको कितना सेटबैक हो रहा है। इंडिया के अंदर जो इंटेलिजेंसी है, उनके अपने मीडिया के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमने ऐसा अनपढ़ शख्स को वजीर आज़म बना दिया 14 साल से, अमेरिका हमसे नाराज, कनाडा के साथ हमारे ताल्लुकात खत्म हो गए, और हमें अब चीन के पास जाना पड़ा। वहां पे भी हमें एक किस्म का कोल्ड शोल्डर दिया जा रहा है, और हम मजबूरी में जा रहे हैं। और बिल्कुल वहां पे इसको कहते हैं ना कि घबराहट के आलम में कि जी अमेरिका ने ये कर दिया तो हम चीन को जाके मिले। तो सारा इंडिया की जो रीजनल पॉलिसीज हैं, वो तमाम मामला में गड़बड़ हुई है। आज की क्या खबर है, सऊदी अरेबिया की अरामको और इराक की एक लीडिंग ऑयल कंपनी ने
तेल की एक्सपोर्ट जो है टू इंडियन रिफाइनरी वो बंद कर दिया बिल्कुल। So, उनको हर तरफ से उनको प्रॉब्लम हो रहा है। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि अफगानिस्तान जो है उनको भी आहिस्ता आहिस्ता, मैं इसको दोबारा रिकन्फर्म करूंगा कि अफगानिस्तान, और ये सवाल उठाया गया था कि इस दफा एससीओ के फोरम पे अफगानिस्तान क्यों रिप्रेजेंटेड नहीं था। बिल्कुल। आई हैव टू रिकन्फर्म कि अफगानिस्तान ओरिजिनली मेरा तो ख्याल है एससीओ में था। देखिए पाकिस्तान ने आर्मीनिया को, अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान में जब मुसालत हुई है, पीस एग्रीमेंट हुआ है, तो आप देखें वैसे पाकिस्तान ने हमेशा अजरबैजान को सपोर्ट किया हर लिहाज से, मिलिटरली, लेकिन चीन में पाकिस्तान ने बाकायदा आर्मीनिया को रिकग्नाइज किया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक डिप्लोमेटिक चेंज आया है। बिल्कुल। और इसी डिप्लोमेटिक चेंज के हवाले से ब्रिगेडियर साहब वक्त महदूद है, मैं डॉक्टर सईद साहब से कहना चाहूंगी कि वो क्लोजिंग रिमार्क्स दे रहे हैं कि ये डिप्लोमेटिक चेंज पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्त में कितना फ्रूटफुल साबित होगा सर आपकी नज़र में। जी मैं थोड़ा सा, ये जो आपने बात की थी ना सैलाब के हवाले से, मेरे ख्याल में ये बहुत अहम है कि जो बेसिकली इस मरतबा देखें, आपने, इंडिया ने कहा था कि हम खून और जो है वो पानी साथ नहीं बह सकता और पानी नहीं छोड़ेंगे। तो कुदरत ने ये बता दिया कि पानी आपके कंट्रोल में नहीं है और पानी जो है वो अपना रास्ता खुद बनाता है। और खून है या नहीं है वो हमने वाज़े पैगाम दे दिया। माजरत के साथ मुझे क्लोजिंग की जानिब बढ़ना। नाज़रीन, अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तज्जिये से आगाह किया। आपसे इजाज़त लेंगे अल्लाह के बाद।